नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। शाम के 5 बजने को है, वक्त है शाम की ब्रेकिंग न्यूज का। अगले आधे घंटे आप देखेंगे दिन भर की बड़ी खबरें। पांच बजे की ब्रेकिंग न्यूज में आज सबसे पहले बात एलएसी पर पीएम मोदी के दौरे की। चीन से तनातनी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लद्दाख से चीन को कड़ा संदेश दिया। पीएम मोदी ने सीधे तौर पर चीन को चेतावनी दी कि भारत ने हमेशा आक्रांताओं को मुंहतोड़ जवाब दिया है। हमारे जवान धरती बचाने के लिए जान लगा देंगे। ऐसे में चीन की विस्तारवादी नीति नहीं चलेगी। वीर हमेशा शस्त्र की ताकत से मातृभूमि की रक्षा करते हैं। भारत का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। आज विश्व विकासवाद को समर्पित है और विकास की खुली स्पर्धा का स्वागत कर रहा है। नीमू पोस्ट से प्रधानमंत्री मोदी खूब गरजे। चीन को सख्त संदेश देते हुए उन्होंने कहा, हम वो लोग हैं जो बांसुरी वाले कृष्ण की पूजा करते हैं तो सुदर्शन चक्रधारी वाले रूप को भी अपना आदर्श मानते हैं। इस तरह के आक्रमणों से भारत और सशक्त बनकर उभरा है। कमजोर कभी शांति की पहल नहीं कर सकता। वीरता ही इसकी शुरुआत होती है। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। भारत वीरों की धरती है। भारत मां की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। इसी प्रेरणा से हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है। अचानक ले पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को सीधा संदेश दिया। सेना के जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब देश की रक्षा आपके हाथों में है, आपके मजबूत इरादों में है, तो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरे देश को अटूट विश्वास है और देश निश्चिंत भी है। आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत हैं। भारत ने हमेशा आक्रांताओं को मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत मां के लाल धरती बचाने के लिए जान लगा देंगे। वीर शस्त्र की ताकत से मातृभूमि की रक्षा करते हैं। के वीर सपूतों ने गलवान घाटी में जो अदम्य साहस दिखाया, वो पराक्रम की पराकाष्ठा है। देश को आप पर गर्व है, आप पर नाज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर जवानों का जोश काफी हाई रहा। उन्होंने लगाए भारत माता की जय के नारे। आज सुबह अचानक सीडीएस जनरल बिपिन रावत और आर्मी चीफ एमएम नरवणे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ले पहुंचे। लेह में पीएम मोदी ने जवानों से मुलाकात की, अधिकारियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा पर जमीनी हालातों को देखते हुए साथ ही भारतीय सेना की तैयारियों की भी जानकारी ली। पीएम मोदी से मिलकर उत्साहित जवानों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। वंदे 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 माता की भारत माता की वंदे 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 माता की भारत माता की वंदे वंदे माता की भारत माता की वंदे 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 माता की भारत माता की वंदे। और ये देखिए, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं लेह से। आज प्रधानमंत्री जवानों के बीच में हैं और ये वो मिलिट्री हॉस्पिटल में गए हैं जहां पर घायल हमारे जवान वहां पर इलाजरत हैं। आपके साहस शौर्य हमारी पूरी नई पीढ़ी को प्रेरणा दे रही है और इसलिए
आपका ये पराक्रम, आपका ये शौर्य और आपने जो रक्त बहाया है वो हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे देशवासियों को आने वाले लंबे अरसे तक प्रेरणा देता रहेगा। और आज जो विश्व की स्थिति है, वहां जब ये मैसेज जाता है कि भारत के वीर जवान ये पराक्रम दिखाते हैं, ऐसी ऐसी शक्तियों और शक्तियों के सामने दिखाते हैं, तब तो दुनिया भी जानने को बड़ा इच्छुक रहती है कि नौजवान है कौन, उनकी ट्रेनिंग क्या है, उनका त्याग कितना ऊंचा है, इनका कमिटमेंट कितना बढ़िया है। आज पूरा विश्व आपके पराक्रम का एनालिसिस कर रहा है। मैं आज सिर्फ और सिर्फ आपको प्रणाम करने आया हूं, आपको छू करके, आपको देख करके एक ऊर्जा लेकर के जाऊंगा, एक प्रेरणा लेकर के जा रहा हूं और हमारा भारत आत्मनिर्भर बने, दुनिया की किसी भी ताकत के सामने न कभी झुके हैं, न कभी झुकेंगे। और ये बात मैं बोल पा रहा हूं आप जैसे वीर पराक्रमी साथियों के कारण। मैं आपको तो प्रणाम करता हूं, आपको जन्म देने वाली आपकी वीर माताओं को भी प्रणाम करता हूं, शत शत नमन करता हूं माताओं को, जिन्होंने आप जैसे वीर योद्धाओं को जन्म दिया है, पाला पोसा है, लालन पालन किया है और देश के लिए दे दिया है। उन माताओं का जितना गौरव करें, उनको जितना सर झुका करके नमन करें, इतना कम है। फिर एक बार साथियों, आप बहुत जल्द ठीक हो जाए, स्वास्थ्य लाभ हो और पुनश्च हरिओम, पुनश्च हरिओम। इसी मिजाज के साथ आओ हम सब मिल करके चल पड़ेंगे। भारत माता की जय। हमारे साथ मनीष कुमार, हमारे असिस्टेंट एडिटर, इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, शायद इस वक्त इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि जवानों ने जब अपने बीच प्रधानमंत्री को देखा और उन्होंने उनसे बातचीत की, तो जाहिर सी बात है मनोबल काफी ऊंचा हुआ होगा। बिल्कुल प्रत्युष, आपको ध्यान होगा कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा था लेह लद्दाख में, लेकिन अचानक सीडीएस के साथ जो है प्रधानमंत्री खुद पहुंचे और उनको अपने बीच देखकर तमाम जवान जो है वो बिल्कुल उनके चेहरे पे खुशी का ठिकाना नहीं हुआ, क्योंकि सरकार के मुखिया उनके बीच में थे और वो भी उनका हौसला अफजाई करने पहुंचे। फॉरवर्ड पोस्ट जो नीमू है वहां पे उन्होंने करीब प्रधानमंत्री ने 11,000 जवानों को संबोधित किया और साफ तौर पे चीन के को एक संदेश दिया वहां से कि विस्तारवादी की जो नीति है वो अब नहीं चलेगी। तो जहां पर घायल जवानों को उन्होंने अस्पताल में जाकर प्रधानमंत्री ने देखा, उनकी हौसला अफजाई की। तो जहां पर इससे बड़ा संदेश कुछ हो नहीं सकता। और इस मौके पे जबकि आप देखिए एक महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री ने बात की पीयूष की, चाहे सियाचिन हो, चाहे लेह लद्दाख हो, चाहे गलवान घाटी हो, यहाँ के पर्वत, यहाँ की नदी जो है, ये सभी यहाँ जो भारत के वीर जवान है उनके जो शौर्य है उसके गवाह है ये। तो जाहिर तौर पर ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा था और जाहिर तौर पर हमारे जवान जो है उनका उत्साह, उनका मनोबल अभी बिल्कुल चरम पर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। लद्दाख से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को ललकारा है, तो इधर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, लिखा 28 मई 2020 मन की बात में चीन का नाम नहीं, 30 मई 2020 राष्ट्र के नाम संदेश में चीन का नाम नहीं, 3 जुलाई 2020 सैनिकों से बात में चीन का नाम नहीं। मजबूत भारत के प्रधानमंत्री इतने कमजोर क्यों हैं? चीन का नाम तक लेने से गुरेज क्यों है? चीन से आंख में आंख डालकर कब बात हो? और इधर प्रधानमंत्री मोदी के अचानक लेह दौरे पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है।
रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट हमने आपको दिखाया, जिसमें उन्होंने तारीखवार बताया है कि कब कब चीन के खिलाफ प्रधानमंत्री ने बोला, लेकिन चीन का नाम नहीं लिया। प्रधानमंत्री मोदी के अचानक लेह दौरे पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने पीएम मोदी की लेह में तस्वीर को रीट्वीट करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की एक तस्वीर भी साझा की है। मनीष तिवारी ने लिखा है कि जब इंदिरा गांधी ने लेह का दौरा किया था, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। अब देखते हैं कि पीएम मोदी क्या करते हैं। ये देखिए, आपको अब ट्वीट दिखाते हैं। जब इंदिरा गांधी ले गई थी तब पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा था। यह मनीष तिवारी ने ट्वीट किया है। देखते हैं पीएम ले जाकर क्या करते हैं। उन्होंने बकायदा वो तस्वीर भी साथ में ट्वीट की है। इंदिरा गांधी जब 1971 में लेह के दौरे पर गई थी। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार इस पर जुड़ चुके हैं। रमन, कांग्रेस पीएम के इस दौरे को 1971 इंदिरा गांधी के दौरे से जो कंपेयर कर रही है, मतलब इसका? देखिए प्रत्युष, नरेंद्र मोदी हमेशा कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कमजोर साबित करने की कोशिश करते रहे हैं। वो प्रधानमंत्री को ये कहते रहे हैं कि सबसे कमजोर प्रधानमंत्री अब तक के रहे हैं। और जब वो विपक्ष के नेता थे तो उन्होंने कहा था कि चीन की जो भूमिका है, चीन की नीतियों को लेकर ऐसा नेतृत्व चाहिए जो कि आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। इसलिए मनीष तिवारी ने ट्वीट करके इंदिरा गांधी की वो फोटो भी शेयर की है और साथ ही साथ कहा है कि इंदिरा गांधी जब ले गई थी तो पाकिस्तान का 2 टुकड़ा हो गया था। अगर नरेंद्र मोदी बहुत मजबूत नेता हैं तो क्या लेह का दौरा, लद्दाख का दौरा करने के बाद क्या होगा, इस पर उन्होंने सवाल उठाया है। कहने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी रमन, सवाल सीधा सा है, इसका मतलब, इसका संदेश क्या है? क्या कहना चाहती है कांग्रेस? देखिए, इसका संदेश बिल्कुल साफ है कि वो चाहती है कि चीन का नाम बीजेपी या प्रधानमंत्री क्यों नहीं ले रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी काफ़ी मजबूत नेता हैं तो उन्हें चीन का नाम लेने से परहेज क्यों है? अगर उन्हें ये बात पता है कि चीन की नीतियों के कारण चीन के सैनिकों के चलते भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं, ऐसे में भी चीन का नाम लेने से परहेज क्यों नरेंद्र मोदी कर रहे हैं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमन हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूपी के कानपुर में आज एक बहुत बड़ी घटना हुई। एक हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। कानपुर के बिकरू गांव में शातिर हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गई थी पुलिस। इस दौरान विकास और उसके साथियों ने जेसीबी की आड़ में पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। छतों से हमलावरों ने पुलिस पर गोलियां बरसाई। इस फायरिंग में डीएसपी, एक एसआई, एक एसओ समेत 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। विकास दुबे नाम के पकड़ने के लिए हमारी पार्टी गई थी वहां पर, और इन लोगों ने वहां पर जेसीबी लगा दिया अपने गांव में जहां पे पार्टी जा रही थी, जिस कारण गाड़ी वगैरह ऑब्स्ट्रक्ट हुई हमारी। और जब फोर्स उतरा तब इन्होंने फायरिंग की और हम लोगों ने उसमें जवाबी फायरिंग भी की। लेकिन चूंकि ये हाइट पर खड़े हुए थे लोग शायद अंधेरे में, तो इस वजह से जवाबी फायरिंग में इनके हमारे आदमियों पे गोलियां लगी हैं, जिसमें 8 आदमी शहीद हुए हैं। कानपुर में पुलिस को घेर कर हुए हमले में पुलिस वालों ने मोर्चा संभाला। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का मामा और एक साथी वहां पर ढेर हो गया। विकास दुबे फरार हो गया। पूरे गांव को पुलिस वालों ने घेरा। करीब 2 दर्जन लोगों को हिरासत में भी लिया गया। शहर से बाहर जाने वाले सभी टोल नाकों की सीसीटीवी फुटेज पर पुलिस की नजर है। पुलिस की 1 दर्जन टीमें विकास दुबे को गिरफ्तार करने के लिए ताबड़तोड़ दबिश देने में जुटी हुई हैं। कानपुर देहात, कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा और रैया की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। एसटीएफ यूनिट भी बदमाशों की तलाश में जुटी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार बोले, किसी भी हालत में अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। पुलिसकर्मियों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। पुलिस पर हमले के मास्टरमाइंड विकास दुबे की तलाश में छापेमारी शुरू हो गई है। विकास दुबे के खिलाफ 52 से ज्यादा मामले यूपी के कई जिलों में दर्ज हैं। पुलिस ने विकास की गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम भी रखा था। हत्या और हत्या की कोशिश मामले में पुलिस विकास को ढूंढ रही थी। विकास दुबे सुर्खियों में आया था 2001 में। विकास दुबे ने बीजेपी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला को थाने के अंदर घुसकर गोलियों से भून डाला था। इस हाई प्रोफाइल मर्डर के बाद विकास दुबे ने सरेंडर किया। जमानत पर बाहर आकर नेताओं के संरक्षण में नगर पंचायत चुनाव जीता। कुछ समय पहले जेल से वो बाहर निकला। जेल से निकलने के बाद बड़ी घटना को उसने ये अंजाम दिया है और वो फिलहाल फरार है। अशोक तिवारी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या कह रही है पुलिस? चारों तो सीमाएं सील कर दी गई हैं, कब तक पकड़ में आएगा विकास?
देखिए, उत्तर प्रदेश के डीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने आज थोड़ी देर पहले जो बिकरू गांव है जहां पर ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है वहां का दौरा किया था और उसके बाद उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने ये स्पष्ट किया है कि कई टीमें इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गठित की गई हैं जो अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही हैं। सिर्फ बिकरू गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के अलग सारे गांव में भी छापेमारी की गई है। इसके अलावा राजधानी लखनऊ में जो विकास दुबे का घर था वहां पर भी पुलिस की छापेमारी हुई है। तो पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जिन भी पुलिसकर्मियों की शहादत इस पूरे घटनाक्रम के दौरान हुई है उनकी शहादत व्यय नहीं जाएगी बल्कि जल्द ही उसकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कानपुर पहुंचे हैं जहां पर उन्होंने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। वो हॉस्पिटल भी गए थे, जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उनका भी हालचाल वहां पर लिया है। तो खुद मुख्यमंत्री इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीजीपी को घटनास्थल पर भेजा गया था और उनकी ग्राउंड रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री ने तलब की थी। तो अब ये कहा जा रहा है कि कई टीमें गठित की गई हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि विकास दुबे पुलिस की पकड़ में आ जाए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अशोक। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 6 साल के बच्चे की हत्या करने वाला आतंकी मारा गया है। अनंतनाग के बिजबिहारा में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ जवानों ने आतंकी को ढेर कर दिया। ये वही आतंकी था जिसने 26 जून को सीआरपीएफ पर हमला किया था। इस हमले में सीआरपीएफ जवान और 6 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। मारे गए आतंकी का नाम जाहिद दास है। जाहिद दास का मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी है। आसिफ सोहाब इस वक्त जुड़ चुके हैं। आसिफ, कैसे मिली सुरक्षा बलों को यह बड़ी कामयाबी? रात यहाँ पर श्रीनगर के मलबाग इलाके में मुठभेड़ हुई थी। यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस को सूचना मिली थी कि इस इलाके में कुछ मिलिटेंट है, जिसके आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने सीआरपीएफ के साथ मिलकर इस इलाके में ऑपरेशन चलाया और यहाँ जैसे ही पुलिस सीआरपीएफ की टीम पहुंची तो यहाँ से मिलिटेंट ने फायरिंग की, अंधाधुंध गोलियां चलाई और मुठभेड़ के दौरान जहाँ IS ये मिलिटेंट जाहिद अहमद दास मारा गया तो वही दूसरा सीआरपीएफ एक जवान भी गंभीर रूप से घायल हो गया था जो बाद में शहीद हो गया हॉस्पिटल में। और ये जाहिद अहमद दास के बारे में पुलिस ने बताया कि ये वही मिलिटेंट है जी 26 जून को बिजबिहारा में सीआरपीएफ पर हमला अंजाम दिया था और 6 साल के मासूम की भी मौत हो गई थी। तभी से पुलिस लगातार इस अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। कोरोना संकट पर एक अच्छी खबर है। 15 अगस्त को लॉन्च हो सकती है कोरोना की देसी वैक्सीन कोवैक्सीन। भारत बायोटेक इसे बना रहा है। 7 जुलाई के बाद इसका ह्यूमन ट्रायल शुरू होगा। ट्रायल सफल होने के बाद ये लॉन्च की जाएगी वैक्सीन। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने विभागीय चिट्ठी में वैक्सीन ट्रायल की जानकारी दी है, जिसमें बताया गया कि 7 जुलाई से इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू होगा और अगर देरी नहीं हो तो 15 अगस्त को आम लोगों के लिए ये दवा लॉन्च हो जाएगी। इस वैक्सीन को तैयार करने में भारत बायोटेक और आईसीएमआर दोनों साझेदार हैं। पल्लवी झा हमारे साथ इस पर जुड़ चुकी हैं। पल्लवी, ये तो वाकई में एक बहुत बड़ी खबर है, सुखद खबर है और सब यही उम्मीद करें कि शायद 15 अगस्त तक ये ह्यूमन ट्रायल ये कम से कम कंप्लीट हो जाए ताकि लोगों के बीच ये दवा आ सके। बिल्कुल प्रत्युष, देखिए उम्मीद की किरण तो बेशक इसे हम कहेंगे, लेकिन क्या वैक्सीन के तौर पर ये 15 अगस्त को लॉन्च होगी, इस पर एक सवाल बना हुआ है। हाँ। क्योंकि ह्यूमन ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ है। अभी 3-4 दिन बाकी है जब ह्यूमन ट्रायल शुरू होंगे, वो भी फेज 1 और फेज 2 के ट्रायल शुरू होंगे और इसमें कई प्रक्रियाएं होती हैं। ट्रायल 4 तक ये जाता है, फिर एथिक्स कमेटी के पास जाता है, इवेल्युएशन होते हैं, फिर वो भी जो है वो ट्रायल करके चेक करते हैं। तो कई प्रक्रियाएं होती हैं और जो जानकार ये है कह रहे हैं कि वैक्सीन को 1 महीने के अंदर लॉन्च कर देना ये थोड़ा नामुमकिन सा लग रहा है। बेशक जो शुरुआती परिणाम आएंगे वो लॉन्च जरूर किया जा सकता है, लेकिन 1 महीने के अंदर वैक्सीन के तौर पर इसको लॉन्च कर देना ये नामुमकिन सा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर हमने आईसीएमआर से बात करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आईसीएमआर ने इस पर अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। लेकिन जो चलिए, अगर वो ह्यूमन ट्रायल भी अगर सफल होता है तो ये भी एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी। मुंबई में सुबह से ही जोरदार बारिश हो रही है। कई इलाकों में पानी भर गया है। पहली बरसात में ही वहां का हाल बेहाल हो गया। मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में जोरदार बारिश जारी रहेगी। बीती रात से ही मुंबई में रुक रुक कर बारिश हो रही थी। सुबह कुर्ला, सायन समेत कई इलाकों में पानी भर गया। हिंद माता में भारी बारिश के कारण सुबह से ही जल जमाव रहा। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। परेल, किंग सर्किल और दादर के कुछ हिस्सों में भी पानी भर गया। दीपक दुबे, क्या स्थिति है वहां पर, जरा बताएं मुंबई में। जी, तकरीबन 3 घंटों से मुंबई में बारिश रुकी हुई है, लेकिन सुबह से ही बारिश लगातार तेज हो रही थी और इसकी वजह से मुंबई के कई इलाकों में बहुत सी ज़्यादा पानी भर गया। खासतौर पर मैं बात करूंगा किंग सर्कल की, हिंद माता की या अंधेरी सबवे जैसे इलाकों की। यहाँ पर
पानी का जलजमाव देखा गया, घुटनों से ज्यादा का पानी भर गया और एक बार फिर से देश की सबसे अमीर महानगर पालिका कही जाने वाली मुंबई की पोल खुल गई कि किस तरह से तैयारी है। जबकि मानसून की ये पहली बारिश थी और महज 2 से 3 घंटों की बारिश में ही मुंबई के कई इलाकों में पानी का जलजमाव देखा गया। गटरों और नाले की साफ सफाई अगर ढंग से की जाए तो शायद ये हश्र मुंबई का ना हो। और ये पहले दिन की बारिश है, जबकि मौसम विभाग ने कल ही ये चेतावनी जारी की थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए दीपक। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भयानक ट्रेन हादसा हुआ। एक पैसेंजर ट्रेन श्रद्धालुओं से भरी एक वैन में जा भिड़ी। घटना में करीब 15 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से ज्यादातर सिख यात्री थे। कई अन्य यात्री भी जख्मी हो गए। मौके पर प्रशासन और राहत एवं बचाव कर्मियों ने पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बताया गया कि बिना बैरियर वाली क्रॉसिंग पर यह हादसा हुआ। प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी हादसे पर दुख जताया है। हमारे साथ पाकिस्तान से इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार गुलाम अब्बास इस वक्त जुड़ रहे हैं। गुलाम अब्बास जी, ये अगर फाटक यहां पर होता तो शायद इनकी मौत नहीं होती, जान बच जाती इनकी। जी बिल्कुल, अभी तक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है। लगभग 1:30 बजे के करीब जो 3 बसें थी, जो सिख यात्री यहाँ पे पेशावर से आए हुए थे, वो 2 बसें तो क्रॉस कर गई थी, लेकिन तीसरी बस जैसे ही क्रॉस करने लगी है तो शाह हुसैन एक्सप्रेस जो कि कराची से लाहौर के बीच चलती है, उसकी लपेट में आ गई, जिससे अब तक जो लेटेस्ट है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की जानिब से 20 मौतों को कंफर्म किया गया है। और जिसमें से मेजॉरिटी सिख यात्री हैं जो कि यहाँ पर आए थे, जो गुरुद्वारा सदर साहब में अपनी पूजा के बाद वापिस जा रहे थे पेशावर के लिए, जो कि इस हादसे में शिकार हुए। अब इसके बाद रेलवे मिनिस्टर की तरफ से चीफ इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया और तहकीकात का इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी गई है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए गुलाम अब्बास। यहां पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।